हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साइंस के सेक्शन में हम लोगों ने फिजिक्स की या भौतिक विज्ञान की अपनी फर्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आप ये कह लो वो इनिशिएशन था किसका? फिजिक्स का। तो सबसे पहले साइंस मैंने आपको बताई थी भाई टू नो, और फिजिक्स फ्यूजेस यानी नेचर। अब नेचर में तो बहुत सारी फिनोमेनाज होती थी, तो वो सारी फिनोमेना जो एनर्जी से और मैटर यानी द्रव्य से रिलेट करेंगी, उन सारी फिनोमेना को हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। अब फिजिक्स में 5 से 6 टॉपिक जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, वो हमने फर्स्ट क्लास में मूलभूत रूप से डिस्कस कर लिए थे। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि हर एक जो क्वांटिटी है उसको अगर हम देखें तो कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो कि क्या है, मूल रूप से इंडिपेंडेंट है, जिनको हम लोग मूल राशि बोल रहे थे। फिर उन्हीं से मिलके क्या डिराइव्ड क्वांटिटी बन रही थी। फिर इन्हीं के लिए हम मात्रक यूज कर रहे थे। तो जब मात्रक यूज कर रहे थे तो फंडामेंटल के लिए अलग और डिराइव्ड के लिए अलग, है ना। इसके जस्ट बाद हमने डिफरेंट टाइप की जो पद्धतियां थी, पद्धति का मतलब सर यहां पर जैसे हम लोग अलग चलन में लेते हैं क्या, रुपया, और अगर बात करें तो कहीं येन लेते हैं, कहीं स्टर्लिंग लेते हैं और कहीं पे डॉलर लेते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी रहे, है ना, क्वांटिटियों को नापने में। इस वजह से हमने आपको 4 सिस्टम डिस्कस कराए थे, है ना, सिस्टम। और वो आपको बहुत अच्छे से पता है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। ठीक। उसके जस्ट बाद हम स्विच कर लिया था क्या सर, डायमेंशन पर, है ना। डायमेंशन की अगर आप बात करो तो हर जो क्वांटिटी है अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटी, वो दूसरी से मिलके बनी होगी, मतलब फंडामेंटल से ही मिलके बनी होगी। तो जब भी हम उनको लिखेंगे तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनको हम, जैसे ये एम होता ना, ये लेंथ के लिए एल होता, इन पर जो पावर चढ़ाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते थे, डायमेंशन। ठीक। अच्छा, फिर थोड़ा सा स्विच करने के बाद हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि भैया वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, बताया था ना। फिर मैंने कहा था वेक्टर और स्केलर के बाद थोड़ा सा जो नॉलेज था वो हमने आपको दिया था सर मोशन, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन जो फ्रेमिंग होती है वो यहां से ही होती है। वैसे अगर पीसीएस लेवल पर आप जाओगे तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे आपसे मैंने कहा डिस्टेंस, आपने कहा सर आपने बताया था एल, डायमेंशन बताया था ना। अब अगर वो पूछ दे बताओ पारसेक बड़ा है या प्रकाश वर्ष बड़ा है, पारसेक या लाइट ईयर की प्रकाश वर्ष, तो जो सबसे ज्यादा दूरी मापने के लिए यूज होता है वो क्या होता है, पारसेक। और पारसेक से छोटा क्या होता है, लाइट ईयर। कभी पूछता है वो लाइट ईयर किसका कह लो कि मात्रक है, तो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष समझ के समय नहीं होगा, किसका मात्रक होगा, दूरी का। और वो होता क्या है, तो जो लाइट है जिसकी वेलोसिटी अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर इस वेलोसिटी से 1 साल लाइट द्वारा 1 ईयर में चला गया जो दूरी होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलो। तो बहुत सारे बनते हैं, आप कोई भी एक बुक उठा के और यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, और तीसरा चैप्टर जिसको बोलते हैं वेक्टर, इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको लगा डालिएगा। उसका रीजन यहां पर यह है कि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं, आप धड़धड़ाते हुए क्वेश्चन लगा लें, आपकी सारी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक। यहां पर हम क्वेश्चन लेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। ठीक है, ठीक। मोशन, अब मोशन में बहुत सारी चीजें थी। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। फिर हमने आपसे डिस्कस किया था डिस्टेंस क्या होती है, एग्री। फिर हमने आपको बताया था सर स्पीड क्या है। फिर हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या है।
वेलोसिटी क्या है। फिर हमने एवरेज का सहारा लेके आपको बताया था कि एवरेज स्पीड अगर नापनी हो तो कैसे मापेंगे, और एवरेज यदि क्या मापना हो, वेलोसिटी, तो उसको कैसे मापेंगे, याद आ रहा। फिर हमने 4 आपको फोर्सेस बताए थे, वो फोर्सेस जो थे वो किस टाइप से थे, तो आप पहले को बोल रहे थे सर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोल रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, याद आ रहा, जिसमें एक्सचेंज होता था किसका, ग्रेविटोन का। सेकंड वाला आ रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहां पर हमने कंबाइंड किया था इलेक्ट्रिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को, याद आ रहा। थर्ड वाला जो था वो सर न्यूक्लियर से रिलेटेड था, और न्यूक्लियर फोर्स, और ये कौन सा है, तो प्रबल है ना, प्रबल है, और एक आ रहा था दुर्बल, ये था स्ट्रॉन्ग, जो कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स को बांधने में लगता था, और लास्ट आ रहा था सर वीक, और वीक रह रहा था तो वो आ रहा था जब एमिशन हो रहा था बीटा पार्टिकल का, किस से, नाभिक से। ठीक, मोशन में आगे बढ़ते गए थे, 2-3 हमने आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक, अब उसी के आगे हम बढ़ते हैं और ग्राफ पे स्विच करते हैं। ठीक, तो देखो इस टाइप से अगर आप देखो, जैसे कल हमने चारों फोर्स डिस्कस किए थे, अब देखो उन फोर्स से मिला के देखो क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम होता है। वो वन लाइनर में भी अगर देगा तो देखो उसने हर चीज पूछ ली, और देखो 2050 का ये क्वेश्चन है ना, मतलब आपको मूलभूत नॉलेज हर एक फोर्स की होनी चाहिए, है ना। देखो उसने जो पूछा, कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो तुरंत याद आना चाहिए, न्यूटन भैया ने ये बताया था कि 2 मास यदि हैं तो हमेशा उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके मासों के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के, यही तो बताया था। और इसी को हटाया था तो ये जी जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है कभी चेंज नहीं होगा, और आता था ये, याद आ रहा। और ये हमेशा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। जबकि इन दोनों फोर्स की बात करो तो अगर कंबाइंड रूप में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक, और अगर इन दोनों को ही आइसोलेट कर दो तो हमने आपको बताया था अगर आवेश सिमिलर प्रकृति के हैं तो कूलाम का नियम कहता है कि दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और वो जो फोर्स होगा वो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा। और अगर मैग्नेट की बात करो तो मैंने बार मैग्नेट के थ्रू आपको समझाया था कि अगर जो पोल हैं, पोल जैसे यहाँ पर चार्ज है वैसे ही वहाँ पर पोल है, तो उन पोल के लिए भी हमने आपको बताया था, और वहाँ पर भी आकर्षण और प्रतिकर्षण आया था। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही मैग्नेट में सेम पोल रिपेल करते हैं और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो इन्हीं में से आपको बताना था, तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर टू, तो सबसे कमजोर फोर्स ही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। उसके जस्ट बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद आता है कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो कम होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो ये स्टेटमेंट तो देख के ही गलत हो गया। नेक्स्ट पे आओ, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज अट्रैक्टिव ओनली, हमेशा अट्रैक्शन ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये डिपेंड करता है चार्ज पर या जो मैग्नेट है उसकी पोलरिटी पर। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अच्छा
ग्रेविटेशनल फोर्स हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज ना, शॉर्ट रेंज होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, उसकी रेंज जो है ना वो फर्मियन या फेंटोमीटर 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होती है। अगर इससे बड़ा अगर न्यूक्लियस हो गया तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एग्जिस्टेंस में आता है और इस वजह से रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना होती है। ठीक है, तो देखो ये शॉर्ट रेंज तो है नहीं, क्योंकि आपको पता होगा ज्वार और भाटा है या जो पृथ्वी है या जो चंद्रमा है तो उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसी को हम मास लें अगर तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बताओ क्या ये डिस्टेंस छोटी है, ये डिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ी। ठीक है, चलो बाकी देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स व्हाइल द अदर टू आर शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, while the other two are short range force। देखो ऑप्शन तो ये भी हो सकता है, whereas the electric and magnetic force are attractive as well as repulsive। ना ये शॉर्ट रेंज में तो मैंने न्यूक्लियर बताया ना, शॉर्ट रेंज फोर्स में मैंने आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेट तो नहीं बताया, वो तो लॉन्ग रेंज पर भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस देखो और जहां तक है आप ट्राई ये करो कि यूपीएससी जो पेपर कंडक्ट कराती है जैसे सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, या आप कह लो असिस्टेंट कमांडेंट के जितने भी पेपर हैं, या सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जितने पेपर हैं, उनमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अच्छे क्वेश्चंस लगाएं लेवल के, जो आपको कुछ सिखाएं, है ना। अब जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है तो वो अब एसएससी भी नहीं पूछ रहा है ना, डिफरेंट दे देगा, कहेगा एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, या चार चार स्टेटमेंट बना के देगा, तो उनको आपको करना बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, देखो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो अब देखो इनको मैं करा तो नहीं रहा हूं, लेकिन सोचो पूरी क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। देखो एक ट्रेन है, ट्रेवल करती है एक डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितनी है, तो वो कह रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है और फिर वापस आती है। तो भैया वापस तो उसी ट्रैक पर आएगी ना, तो अगर वापस आती है 50 किलोमीटर पर आवर से तो एवरेज स्पीड आपको ट्रेन की बतानी है। याद करो मैंने बताया था सर, अगर 3 केसेस हों, पहला यहां ए पॉइंट से एक व्यक्ति बी पॉइंट तक गया v1 वेलोसिटी से और वापस आया v से, तो एवरेज कितना होता था, v एवरेज वो आता था 2v1 v2, अब वो v1 प्लस v2। अगर सर इस टाइप से हो कि पूरे मार्ग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ए से बी और बी से सी, यहां वेलोसिटी v1 यहां वेलोसिटी v2, ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस भी d/2, मतलब समान स्लॉट ले लो दूरी के और अलग अलग अगर वेलोसिटी से चला दो तो भी जो v एवरेज आता था वो फिर से वही 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ऐसे ही सर अगर ये ढालू हो, ढाल हो और यहां इधर से वो यहां तक जाए v1 से और वापस आए v2 से, तब भी एवरेज वेलोसिटी यही होती थी। तो बताओ यहीं पर डाटा भर दो, 30 और 50 गुणा कर लो, तो ये 2, ये 30, ये 50 और 80 का दे दो भाग, तो लो इससे इसको उड़ा दो, और अगर कट रहा हो तो ठीक है, नहीं तो 50 दूनी 100 तिया 300/8। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा तो काट कूट लेना, 8 तिया 24, कितना बचा 6, 8 सत्ते 56 बचा 4, 8 पंचे 40, 37.5। ठीक, ऐसे ही देखो अगले क्वेश्चंस हैं, अब इनको आप ट्राई कर लेना। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं जिससे आपको पता चले कि हम क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में
थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन या कंसेप्ट यूज होगा। जैसे एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग किसी ऑब्जेक्ट का इक्वल है मीन, किस मीन के, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। वो कह रहा है v जो एवरेज है ना, वो है v1 v2 का मीन ये। तो वो कह रहा है आप मुझे बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, ए या बी दोनों होंगे और नन ऑफ दीज। ठीक, अब इसको आप सोचिएगा। ठीक, बाकी अभी मैं ग्राफ डिस्कस कर ही देता हूं, उससे आपको और बेहतर क्लियरिटी होगी। ठीक, अच्छा अब देखो, ये न्यूटन का नियम है। फर्स्ट नियम क्या है, तो आप कहोगे न्यूटन ने थर्ड नियम दिए थे मोशन से रिलेटेड। और मोशन क्या है, तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी कहाँ पर है, मोशन में। कहाँ है, मोशन में। और मोशन भी एक होता था यूनिफॉर्म, एक समान, और दूसरा होता था नॉन यूनिफॉर्म, है ना, होता था। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली था किसका, आप कहोगे सर गैलीलियो एक व्यक्ति थे और वो कहते थे जहां पर भी मास होगा, जहां पर भी मास होगा तो उस बॉडी के पास एक खुद का गुण होगा जिससे वह अपोज करेगा किसका, अवस्था के परिवर्तन का। ठीक है, तो अगर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, यही तो रीजन थे कि बस रुकी है और अचानक चलती थी तो आप कहाँ झुकते थे, घोड़ा चलता था और रुकता था तो आप कहाँ रुकते थे, है ना। एथलीट है वो दौड़ते दौड़ते अचानक ना रुक के जब जीतता है उसके बाद भी थोड़े दूर तक चलता है। उनके रीजन क्या थे, यही विराम का नियम, जड़त्व जो है ना, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। और तीसरा भी एक आता है जिसको बोलते हैं हम मोशन, या कह लो दिशा का जड़त्व। ठीक, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और यहां पर आपको फिर से सोचना है। वो कह रहा है एक वाटर टैंकर है ना, और उसमें वाटर भरा होगा। अब अगर वाटर भरा है, अगर वाटर भरा है तो वो कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझते हो, अगर 20 है तो 20 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगा। और अगर मैं कह दूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, आप कहोगे त्वरण आपने पढ़ाया है क्या, वेग परिवर्तन की दर। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है, आप कहो हम 20 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो अगले एक सेकंड में, या यहां अगर आवर है ना तो घंटा ले लो, या यहां पर सुविधा के लिए मीटर पर सेकंड अगर लो तो अगले सेकंड में अगर आप कितना हो जाओगे, 40 मीटर पर सेकंड, तो उसके जस्ट आगे 60 मीटर पर सेकंड, उसके जस्ट अगले में 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मतलब है क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, v ओवर टी। ठीक है, बात समझ में आई, ये क्या है, एक समान त्वरण। ठीक है, चलो, तो वो कह रहा है देखो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, ठीक है भाई। अब वो कहता है सडनली ब्रेक लगा दिया जाता है, और ब्रेक लगाने से जो द वाटर इन द टैंक वुड, है ना, वो कह रहा है मूव बैकवर्ड, जो पानी भरा है ना 2/3 तक, ये है देखो टैंक, और अगर ये 3 पार्ट में है तो यहां तक यानी 2/3 हाइट तक भरा है क्या, वाटर, है ना। अब वो कह रहा है आपने ब्रेक लगाया तो वो कह रहा है ये जो पानी है ये मूव बैकवर्ड, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, या मूव फॉरवर्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, या अनअफेक्टेड रहेगा, या राइज अपवर्ड ऊपर उठ जाएगा। सोचना है और आपको इनका आंसर देना है। ठीक है, चलो फिर देखो
बाकी देखो यही सब है कि किसी, देखो ये जो मोशन पढ़े थे ना, लॉ ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। और कनेक्ट यहीं पे करना है आपको, क्या डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट की, ट्रेवल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ टाइम। देखो डिस्टेंस यहां कहीं आपको दिख रही है, एक तो ये दिख रही है, यहां ये है फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। और इधर बताओ ये है डिस्टेंस, यहां इनिशियल वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। तो अगर वो कहे कि ऑब्जेक्ट है, उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है ना, वो प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के। तो अगर यहीं से मोशन की इक्वेशन देखो, यहीं से, तो तुम मुझे बताओ, अगर ये है तो इस कंटेंट को आप हटाओगे, अगर इसको आपने हटाया तो मुझे आप बताओ आपको मिला क्या। चाल बराबर दूरी बटे समय ही तो आया ये। देखो u क्या है, चाल, s क्या है, दूरी, और t को ले चले जाओ तो क्या है, समय। तो तुम मुझे बताओ क्या ये u चेंज हो रहा, u कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म ना, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। टाइम चेंज हो रहा ना, केवल टाइम को चेंज करते जा रहे हैं आप, तो दूरी चेंज हो रही है लेकिन यू चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यू क्या है, प्रारंभिक वेग। एग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। चलो, इसी टाइप से वो देता है एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। तो या तो आप इस मोशन के थ्रू कर लो, और आपके पेपर में जो आएगा वो मोशन से ही रिलेटेड आएगा, बाकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली चीज भी होती है, वो यहां पर हमको सीखने की जरूरत उतनी ज्यादा है नहीं, ठीक है। चलो, ठीक, अब देखो फटाफट, यहां से हमने डिस्कस किया था, और इन स्लाइडों में वो शॉर्ट शॉर्ट में सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के से रिलेटेड हैं, क्योंकि टॉपिक एक ही बहुत लंबा खींच सकता, तो उतना खींचने की हमें आवश्यकता है नहीं। देखो फिजिकल क्वांटिटी, हर वो चीज जिसे हम माप पाए वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, क्वांटिटी। अब जैसे वेलोसिटी है, टाइम है, मास है, अब यूनिट आया, तो इन्हीं में से हमने कोई पार्ट चूज कर लिया है ना, किसको, क्वांटिटी को मीजर करने के लिए, और उसी को क्या बोला गया, फिजिकल यूनिट। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड आया था ना, फंडामेंटल मूल, और डिराइव्ड जो फंडामेंटल से बनी हो, है ना। फिर ये आया था, जैसे सर चाल ले लो आप, दूरी बटे समय, दूरी सर मीटर में और समय सेकंड में। तो बताओ फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं किसकी, स्पीड की, मतलब स्पीड की जो यूनिट है वो देखो मीटर पर सेकंड आई थी। फिर ये थे एसआई सिस्टम में 7 राशियां, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, और क्वांटम क्वांटिटी ऑफ मैटर। मोल आ रहा था, कैंडला आ रहा था, ये केल्विन आ रहा था, एम्पियर, सेकंड, किलोग्राम और मीटर। अब इनके साथ में सप्लीमेंट्री भी बताए थे मैंने, कोण और घन कोण। कोण जो था वो समतल कोण था, उसके लिए क्या आ रहा था, रेडियन, और जो घन कोण था उसके लिए क्या आ रहा था, स्टे रेडियन। 2D जितने भी फिगर थे, जैसे सर्किल, ठीक है, उन सब के लिए क्या आ रहा था, रेडियन। और 3 डायमेंशनल में, जैसे सर गोला ले लो, जैसे आप स्फीयर, जैसे आप सिलेंडर ले लो, तो वहां पर जो भी चीजें आ रही थी एंगल के रिस्पेक्ट में, वो सब हम लोग नाप किस में रहे थे, 3D के सॉलिड एंगल में, है ना। चलो, फिर स्केलर थी और वेक्टर थी, जहां दिशा के साथ साथ परिमाण वेक्टर, जहां केवल परिमाण वो स्केलर। देखो मास स्केलर, स्पीड स्केलर, वॉल्यूम आयतन, कार्य, समय, शक्ति और एनर्जी,
इन सब की स्पेसिफिक डेफिनेशन है हमने आपको बता दी थी। मास तो ठीक था, स्पीड क्या था, विस्थापन की दर, वॉल्यूम क्या था, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समय तो आप जान ही रहे हो, पावर कार्य करने की दर, एनर्जी कार्य करने की क्षमता, और क्षमता की अगर बात करो तो एनर्जी इसका कार्य का ही एक रूप है। ठीक है, फिर बताया था वही मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो एडिशन देता है वेक्टर्स का, और उसको करंट पालन नहीं करती, इस वजह से हम उसको वेक्टर ना लेके स्केलर लेते हैं। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट बता दिया था, कोई भी पाथ चले उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लेके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप मापोगे उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आप कितना चले उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप कितना चले उसको हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस में। ठीक है, चलो वेलोसिटी सर वेग, तो विस्थापन की दर को हम वेग बोलेंगे, और वेग परिवर्तन की दर को हम एक्सेलरेशन या त्वरण बोलेंगे। साथ में बात करेंगे फोर्स, तो फोर्स m इंटू ए आएगा, और मोमेंटम तो p बराबर m इंटू वी आएगा। टॉर्क सर टॉर्क होगा फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। ऐसे ही और भी अदर राशियां हैं जो क्या है, वेक्टर। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको क्लियरिटी होगी, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही 10 क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, तो रो है, या बहुत सारी हैं। तो आप जब क्वेश्चंस को लगाओगे तो जो यहाँ स्किप हो रही हैं वो क्वांटिटी भी आपको पता चल जाएंगी। जैसे यूपीपीसीएस में अभी पूछा गया था करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इसको बोलते हैं धारा घनत्व, सीधा पूछा था सदिश है कि अदिश। ठीक, तो अब अगर आपको पता होगा तो आप बता पाओगे, यहां तो जितना भी संभव होगा उतना हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी अब यहां तक पहुंचने में तो हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंचना पड़ेगा ना, तो आप ये प्रयास करो कि विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आप उन प्रोसेस को या उन चैप्टर्स को भी क्लियर कर लो जो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे ऑप्टिक्स है तो वो ऑप्टिक्स में फोकस आता, या ऑप्टिक्स में लेंसों की क्षमता आती, तो अगर मैं कह दूं क्षमता कैसी राशि, क्योंकि हर वो चीज जिसको हम माप पाएंगे वो क्वांटिटी है। अभी हल तो बताया ना, तो अब वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक, चलो फिर हम मोशन पे पहुंचे थे, और मोशन में मैंने आपको बताया टाइम के रिस्पेक्ट में यदि पोजीशन चेंज हो तो वो मोशन है। ये स्पेसिफिक कि डिस्टेंस पूरा चली हुई दूरी, डिस्प्लेसमेंट सर इनिशियल और फाइंड ले लो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लो। इसी के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको पढ़ाए थे कि कुछ ऐसे जाके ऐसे और ऐसे, इधर से गया ए पाथ पर, इधर से गया बी, ये मान लो है 3 किलोमीटर, ये मान लो है 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो 3 और 4 कितनी होगी 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये देखो कर्ण है, ये लंब है और ये आधा, तो बताओ यही तो है। इसको ले लो P और Q, बताया था ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट के अंदर 25, रूट पे आया बाहर 5। समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चंस हमने ले लिए थे, आपने समझ लिए थे, यही सब इनमें लिखा है। देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी is the actual length of the path traveled by the body between the initial position and final। ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट्स यूनिट इज मीटर। समझ रहे हो ना, जो पूरा जो एक्चुअल पाथ है उसको आप नापो, वही हमको क्या देगा, डिस्टेंस। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो तो वो कह रहा है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक, अब मुझे आप बताओ, अगर हम वन डायमेंशनली चले
तो ए से अगर बी तक पहुंचे तो मुझे बताओ जितनी डिस्टेंस होगी क्या उतनी ही डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी? और आप सिंपल सा मुझे आंसर दो, अगर ये है सेमी सर्कल में हम चल दिए तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी ना किससे? डिस्प्लेसमेंट से। आप कभी भी किसी पाथ को फॉलो करो हमेशा या तो डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से या बराबर होगी। डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, चलो यही वो कुछ आपका बना हुआ फिगर है और बताया गया है कि ए से सी डी ई और बी तक आ जाओ तो ये पूरा क्या है? डिस्टेंस। लेकिन अगर बात करो ए और बी तो ये क्या है? इनिशियल और फाइनल। तो ये क्या आ जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही यहां कहा गया। ठीक है, चलो फिर वेट का तो अभी चलो अभी मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ाता हूं। स्पीड भी डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देखो बताया था ना, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस, है ना। देखो ये है ना डिस्टेंस, तो जहां डिस्टेंस आएगा और टाइम होगा वो क्या होगा? स्पीड। अब वो बताओ, मुझे बताओ ये कैसी है? स्केलर। ये कैसी है? स्केलर। और अगर बात करो वेलोसिटी की तो वो कैसी है? वेक्टर। अब देखो ये जो एवरेज का फॉर्मूला था इसी पे आधारित मैंने क्वेश्चंस कराए थे। ठीक, और देखो कुछ ऐसा था, इस पर भी आधारित मैंने क्वेश्चन कराए थे। तो इनको आप ब्रीफ में रीड कर लेना और देखो क्वेश्चंस ही लगाना। ठीक है, चलो ऐसे ही वेलोसिटी पूरा पढ़ा दिया था, है ना। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट और बटे में टाइम टेकन। ठीक, चलो फिर एक्सेलरेशन आया था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ये भैया क्या होता है? मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में होता है? CGS में। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। हम सीधा ग्राफ पे स्विच करते हैं और उसके बाद मोशन इन 1D में जो फॉर्मूलेज आए थे उनका कहाँ एप्लीकेशन है, और फिर 2D मोशन जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D का ही एक टाइप है, उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। किस पर? लॉज ऑफ मोशन पर, फ्रिक्शन पर, वर्क एनर्जी थ्योरम पर, और अगर समय मिला तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पर रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। किस पर? ग्राफ पर। तो थोड़ा सा हमने आपको जानकारी दी थी ग्राफ की कि सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व, ऐसे था ना। तो मैंने आपसे कहा था जनरली अगर आप एक्स टी ले लो तो ये आपको बता रहा है क्या? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। मैंने आपसे कहा वी टी तो आप कहोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ए टी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता। ऐसे ही मैंने आपसे कह दिया एफ टी ग्राफ, कुछ भी दिया हो भैया ग्राफ है, किन्हीं भी दो क्वांटिटियों के बीच में हम मीजर कर रहे हैं। ऐसे ही वो कह दे एम वी ग्राफ। तो कभी भी अगर दो क्वांटिटी हैं और उनके बीच में अगर मुझे ग्राफ दिया है और वो कह दे कि जो ग्राफ आपको दिया है उस ग्राफ का जो एरिया है वो किसको डिस्कस करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो एक्स एक्सेस में है और जो वाई एक्सेस में क्वांटिटी दी हुई है उन क्वांटिटी का आप प्रोडक्ट ले लो और उसको कुछ कैलकुलेट करके या अगर सीधा दिखे तो सोच के ये बताओ कि वो जो प्रोडक्ट है वो किसको शो करता है। बस जिसको शो करेगा वो जो एरिया है वो भी उसी क्वांटिटी को शो करेगा। जैसे हमने आपसे कहा आप बहुत अच्छे से परिचित हो सर ट्रायंगल से,
आप बहुत अच्छे से परिचित हो सर रेक्टेंगल से। अब ये रेक्टेंगल वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, ठीक। आप इस ट्रेपेजियम से भी रिलेटेड कर सकते हो, ठीक। मान लो इन्हीं तीनों को लिया, तो मुझे बताओ, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना जानते हो, हाफ बेस इनटू हाइट। क्या आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल या कह लो आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का सर भुजा का स्क्वायर, क्या इस ट्रेपेजियम का निकाल पाओगे? होता तो है हाफ समांतर भुजाओं का योग और गुणा उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर आप ना निकाल पाओ तो एक काम करना, मान लो ये x दिया है और ये t है, ठीक है। ठीक, तो वो कहे ये है एरिया, ये है एरिया, ये भी एरिया, ये भी, तो इसका तो आप निकाल लोगे हाफ बेस इंटू हाइट, इधर भी निकाल लोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका निकालना चाहो तो आप इसका निकाल लेना और इसका निकाल लेना और दोनों को जोड़ देना, या आप सीधा ट्रेपेजियम का निकालना जानते हो तो सीधा ट्रेपेजियम का निकाल देना, नो डाउट कर लोगे। अच्छा, अब x ये है और t ये है, ठीक है। मैंने आपसे कहा xt ग्राफ का जो ये जो एरिया है ये किसको दिखाता, तो आप मुझे बताओ। देखो चाल था ना, चाल बराबर था दूरी बटे समय था। तो अगर यहां पर मुझे x दिया हो, क्या दिया हो x, तो x को मैं vt लिख लूं, इसका मतलब xt ग्राफ से हम एरिया अंडर द कर्व में कुछ निकाल नहीं पाएंगे, एरिया अंडर द कर्व में। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं और क्या बोल दूं vt, क्या बोल दूं vt ग्राफ, तो यहां कह दोगे कि अगर ये vt ग्राफ है तो vt मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, अगर t को मैं यहां ले जाऊं तो x बराबर क्या होगा vt, यानी ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, इनका जो प्रोडक्ट है वही एरिया अंडर द ग्राफ शो करेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ स्पीड और वेलोसिटी में वेक्टर कौन है? आप कहोगे सर स्पीड तो है स्केलर और वेलोसिटी है वेक्टर। बात समझ में आई? जैसे वो कह देगा इस टाइप से कह दिया, या उसने कुछ ये लेके और लो कुछ ये ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया उसने t और ये ले लिया उसने v और ये ले लिया उसने v और ये ले लिया उसने t। अब आप कहोगे vt ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, तो vt x अपॉन t और ये t, ये। तो अगर इस ग्राफ में ध्यान देना, अगर इस ग्राफ में वो आपसे पूछे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में आप साइन वाइन की चीज नहीं लोगे, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पूरा ये ग्राफ ले लेना, जैसे ये दिया हो 0, ये दिया हो 5, ये दिया हो 10, इधर वैल्यू दी हो 10 और इधर वैल्यू दी हो मान लो 20। तो डिस्टेंस आप निकालना चाहोगे इस ग्राफ में तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे। अच्छा देखो ये कितना है 5 और ये कितना है 10, तो बताओ इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50। और अगर इस ट्रायंगल की बात करो तो ये अगर हाइट है परपेंडिकुलर और वो कितनी है 20, तो हाफ बेस यानी आधार 5 से अगर 10 तक पहुंचे तो कितना डिस्टेंस लिया 5, 20 और हाइट सर 20, इससे इसको हटा दो तो 10 पंचे 50। मुझे बताओ 0 से 10 सेकंड तक के समय में जो
डिस्टेंस कवर्ड की पार्टिकल लें, वो कितनी आई 50 ये और 50 ये, कितनी आ गई टोटल 100। लेकिन अगर वो बोल देता कि 0 से 10 सेकंड तक के समय में जो डिस्प्लेसमेंट तय किया पार्टिकल ने वो कितना आया, तो आप कहोगे सर इस एक्सिस के अबव पॉजिटिव, इस एक्सिस के बिलो नेगेटिव, ऊपर कितना है 50 और नीचे कितना है 50, तो मुझे बताओ ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप कहोगे 0। लेकिन डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो 100। बात समझ में आई? अच्छा, ऐसे ही ये वीटी है और इस वीटी में लो मान लो ऐसे कुछ दिया है और चेंजेस कर देगा, ग्राफ दिया कुछ भी बना देगा वो आपको, ठीक है। लो इस बार छोटा कर दिया, तो डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व, सबको जोड़ जाड़ देना, और अगर डिस्प्लेसमेंट तो बड़े में से छोटे को घटा देना। आई बात समझ में? अच्छा, यहीं अब बस आप यहां एक्स और वाई के जो क्वांटिटियां हैं उनको चेंज करते जाओ। जैसे मैंने आपसे कहा, देखो मैंने आपसे कहा मान लो एफ टी, आप कहोगे ये एफ है और ये टी है, और ऐसे ऐसे और लो ऐसे, ठीक। मान लो ये दिया है 5 और ये दिया है 15, ये दिया है 0, ये दिया है 10 और ये दिया है मान लो 20। तो वो कहे कि दिए गए ग्राफ के थ्रू आप इम्पल्स यानी कि आवेग निकाल सकते हो। आप कहोगे आवेग, इम्पल्स, बहुत शॉर्ट टर्म समय के लिए कोई फोर्स काम करता हो, जैसे क्रिकेट की बॉल बल्ले पर पड़ी, कोई हथौड़ा दीवार पर बहुत अल्प समय के लिए लगा, या हम हाई पर होते हैं, वो भी क्या है आवेग। तो वो कहे आवेग, तुरंत आप देखो कि देखो ये है फोर्स और ये है टी, क्या फोर्स इनटू टी ही मुझे इम्पल्स आई नहीं देता है? देता है। तो मुझे आप बताओ इसका आप एरिया निकाल लोगे, बिल्कुल आ जाएगा। 5 ये था, 10 ये था, 10 पंचे 50, और इसका एरिया निकाल लोगे हाफ, बेस सर ये है बेस 5 से 15 तक गए यानी 10, और हाइट देखो कितनी है 20, तो ये लिया 20, 2 पंचे 10 और 20 पंचे 100, तो 100 में मैंने 50 को जोड़ दिया, तो पूरे टाइम इंटरवल में जो इम्पल्स है वो आ गया 150। ठीक, अब बताओ इम्पल्स कैसा है, वेक्टर। तो अगर यही ग्राफ नीचे भी दिया होता तो ऊपर एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव और नीचे एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही ये देखो क्या दिख रहा है, एमवी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व मोमेंटम को बताता। मोमेंटम, मुझे बताओ मोमेंटम कैसी राशि है? आप कहोगे सर वेक्टर, और जहां वेक्टर अगर ऊपर का ही पोर्शन है तो पूरा एरिया अंडर द एमवी ग्राफ निकाल दो, वो मोमेंटम देगा। लेकिन अगर वो ग्राफ कुछ चेंज हो, ऐसा हो कि वही सेम चीज इस टाइप से दिया हो, ये ऐसा करते हो और ये ऐसा, ये एम हो और ये वी हो, तो ये आएगा क्या पॉजिटिव और ये आएगा क्या नेगेटिव। पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटा देना, काम खत्म। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व आप सीख गए। अब सारी क्वांटिटी को रिलेट करना कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनमें आपको अगर कोई क्वांटिटी मिलती है सी तो वो किसके ए बी के गुणा के बराबर है। ठीक, जैसे मैं कहूं चाल बराबर है दूरी बटा समय। ठीक, तो आप खुद बताओगे चाल को अगर मैं वी लूं और टी लूं तो मुझे बताओ ये क्या मिला, दूरी। वी टी ग्राफ का जो क्रॉस है वो दूरी ही तो देता है, नहीं देता? मैंने आपसे कहा वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो बताओ v ही तो मिलता है जब a में t का हम गुणा करते हैं ना। ऐसे ही आप और भी क्वांटिटी जितनी भी हैं
उनको जरा सोचना, ठीक है, जिनमें गुणा 2 का हो। ठीक, चलो ये तो था एरिया अंडर द कर्व। अब बात करते हैं देखो स्लोप से रिलेटेड। ठीक, जैसे स्टेप बाय स्टेप देख लो आप। ठीक, जैसे देखो हम देखते हैं किसको, एक्स टी ग्राफ को। ठीक, देखो ध्यान से, मान लो हम्म, हम्म, ठीक है, ये एक्सेस है एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो इस एक्स और वाई में अगर मैं कुछ ऐसे ले लूं, लो ये, ठीक, और पहले यही देख लो, देखो ये एक्स है, ये एक्स और ये टी। ठीक, तो आप मुझे सोच के बताओ, अगर ये ओरिजिन है तो समय यहां से जीरो डॉट डॉट बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहा होगा ना। और ऊपर अगर हम ले रहे हैं डिस्टेंस, तो देखो ऊपर बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा होगा ना। तो मुझे बताओ, टाइम अगर चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पर वैल्यू, यहां पर वैल्यू, यहां पर वैल्यू, क्या चेंज हो रही है? नहीं। समय के साथ साथ अगर पोजीशन ही चेंज नहीं हो तो मुझे बताओ वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी होगी, वेग होगा। अरे भैया मैं यहीं रुका हूं, समय गुजर रहा लेकिन मेरी पोजीशन यहीं है, पोजीशन चेंज नहीं है। तो मुझे बताओ क्या यहां पर v जीरो नहीं होगा? वेग या वेलोसिटी जीरो नहीं होगी? होगी। ठीक है, अच्छा, अब मुझे आप बताओ, इसी को मैंने कुछ ऐसे चेंज कर दिया ये, ठीक है, और कुछ ले लिया मैंने ऐसा ये, और ये ले लिया x और ये ले लिया t। ठीक है, तो अब मुझे देख के बताओ सर, यहां समय मान लो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, डॉट डॉट आगे बढ़ता गया समय यहां t। ये इधर के करस्पॉन्डिंग x1 मान लो ये था, इसके करस्पॉन्डिंग सर ये था, इसके करस्पॉन्डिंग ये था। तो मुझे देख के बताओ, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप कहोगे x यानी पोजीशन भी तो चेंज हो रही है, डिस्टेंस भी तो चेंज हो रही है। तो अगर अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, तो आप कहोगे, देखो पहले मुझे ये बताओ, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो देखो ये परपेंडिकुलर हुआ, थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस हुआ, और ये देखो हाइपोटेनियस हुआ, क्योंकि ये कितना था 90, कितना था 90। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं थीटा निकालूंगा और कैसे, जो मुझे पता है, तो आप कहोगे एक तो ये हाइट और देखो एक ये समय टी। ठीक है, तो अगर मैं यहां क्या निकालूं, टेन थीटा, क्या निकालूं, टेन थीटा, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मुझे क्या दे रहा है, आप कहोगे डिस्टेंस इधर, और बेस क्या दे रहा है मुझे, टी। बेस क्या दे रहा है मुझे, टी। तो इसी को मैं कुछ ऐसा लिख लूं, मान लो यहां अगर ये हाइट होती तो एक्स ये और टी ये, मान लो यहां होती तो ये टी और ये एक्स, तो एक्स अपॉन टी। और आप मुझे बताओ, मुझे बताओ विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं या दूरी परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं? ठीक, तो मुझे बताओ, या तो ये मुझे देगा v, क्या देगा, v। और बताओ ये जो टेन थीटा है इसी को हम बोलते हैं स्लोप, या क्या बोलते हैं, प्रवणता। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रवणता। ठीक, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन और वो भी कोई एंगल बनाते हुए बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल सीधी हो, तो यहां पर ये जो स्लोप देगा, ये जो स्लोप होगा, ये जो प्रवणता देगा,
वो क्या होगा v, वो क्या होगा v। यानी कि यहां जो ये वेलोसिटी या वेग है वो क्या है कांस्टेंट। बात समझ में आई। ठीक, आपको एरिया अंडर द कर्व तो निकाल लेना, यहां पर जो भी क्वांटिटी है उसको एक परपेंडिकुलर और एक बेस में तोड़ देना और उन्हीं का स्लोप यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेना और यहां पर उसको थोड़ा सा सोचना कि वो फिजिक्स में किसको डिनोट करता है, वही क्या मुझे मुझे मिलेगी क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा भाई ये तो आपने सीधा बोल दिया हाँ कांस्टेंट, लेकिन अगर मैं कुछ ये ले लूं, ये, और कह दूं सर ये है x और ये है t, आप कहोगे इस पर टेंजेंट ले लो, इस पर लो, इस पर लो और लेते जाओ, तो लगातार ये जो थीटा है, थीटा है, थीटा है, वो इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है और एक्स टी ग्राफ में स्लोप वाई एक्सेस पर x और t एक्सेस पर t, यही तो है। और यही स्लोप लगातार बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, और वेलोसिटी लगातार बढ़ने का मतलब ये जो सिचुएशन ये क्या है एक्सेलरेशन। बात समझ में आई, मतलब ये जो मोशन है ये कैसा है एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, चलो एक्स टी ग्राफ में स्लोप आपने कहा वेलोसिटी देता है, अब वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, उसके आधार पर बॉडी का मूवमेंट एक्सेलरेटेड भी हो सकता है और डिसएलेरेटेड। ठीक है, मान लो वेलोसिटी कम होती जाए समय के रहते रहते, यानी कि एक्स टी ग्राफ में स्लोप धीमे धीमे कम होता चला जाए, तो वो क्या कहलाएगी डी एसेलरेटेड, मंदित गति। ठीक है, अच्छा एक्स टी के बाद हमने बात की किसकी, आप कहोगे सर वी टी ले लो, ये लिया आपने v और ये लिया आपने t और फिर से वही लाइन बना दी। ठीक, तो आप मुझे बताओ समय तो चेंज हो रहा, हम यहां से यहां यहां आते आते यहां आ रहे हैं, लेकिन समय के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जो थी वही है, जो थी वही है। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होगी, यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये क्या है कांस्टेंट। बात समझ में आई। ठीक, अच्छा दूसरा फिगर मैं ये ले लूं, भाई कुछ भी ले सकते हैं ना, तो लो मैंने ये ले लिया, लो ये ले लिया v और ये ले लिया t। एरिया तो मुझे निकालना नहीं है, वी टी ग्राफ का एरिया तो सर डिस्प्लेसमेंट दे देता है, लेकिन हमको निकालना क्या है अभी, और हमको निकालना है सर ये स्लोप ले लो थीटा। तुरंत स्लोप पे गए तो हमेशा स्लोप में हम m यूज करेंगे, और m किसको लेगा टेन थीटा को, और टेन थीटा वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का रेशियो वैल्यू। तो मुझे बताओ ये v है और ये t, तो ये v और ये t। अब देख के बताओ वेग की दर को, यहां t नीचे आएगा ना तो वो दर है, तो वेग की दर को ही हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, और मुझे बताओ ये अगर एक सीधी लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है, तो बताओ ये जो थीटा है ये क्या होगा कांस्टेंट, ये थीटा क्या होगा कांस्टेंट। तो आप कहोगे ये जो a है ना यहां पर वो क्या है कांस्टेंट। ठीक है, मतलब एक समान वेलोसिटी से, ठीक है बात समझ में आई ना, a क्या है कांस्टेंट, a कांस्टेंट का मतलब ही क्या है वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही। ठीक, देखो
मान लो ये थीटा 45 दिया होता, ठीक, तो तुम मुझे बताओ v अपॉन टी होता, मान लो ऐसा, तो वो जो a है वो कांस्टेंट आता ना, टेन थीटा की वैल्यू क्या आती, 1। ठीक, अच्छा, अब मैंने कुछ ये ले लिया, ये लिया t और ये ले लिया v, और फिर से वही सेम चीज, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट, हम टेंजेंट खींच देंगे सर, खींच देंगे, खींच देंगे, तो मुझे बताओ लगातार ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा बढ़ रहा, बढ़ रहा, और वीटी ग्राफ में, ध्यान देना, वीटी ग्राफ में जो स्लोप है, जो स्लोप है वो एसेलरेशन को बताता है ना, वो किसको बताता है, एसेलरेशन को, तो यहां पर जो स्लोप है वो क्या हो रहा, बढ़ रहा, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा, ठीक है, तो वहां पे यूनिफॉर्म एसेलरेशन, लेकिन यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन होगा, ठीक है, बात समझ में आई। कोई भी ग्राफ दिया हो, आप y एक्सेस को लेना और x एक्सेस को लेना, उसका जो रेशियो मिलेगा वो आपको m देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप, ठीक है। जैसे एक इसका एक क्वेश्चन आपके PYQ में आया है, उसको देख लो, ठीक, जैसे ये एक ग्राफ था, और देखो ये ग्राफ था और ये ग्राफ था, किसी बॉडी ए के लिए और किसी बॉडी वी के लिए, और यहां दिया था एक्स और यहां दिया था टी, वो कह रहा था कौन सी बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक, तुम सोचो कि एरिया अंडर द कर्व एक्स टी कुछ नहीं देता, लेकिन वी टी एक्स देता, हमको चाहिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए क्या ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ वी, वेलोसिटी ऑफ बी क्या ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल है वेलोसिटी ऑफ ए, और नन ऑफ दिस, ठीक है, ये बताना है। आप कहोगे सर एक्स टी, वाई एक्सेस में तो था सर एक्स और नीचे था टी, यही 10 देता था, लंब बटे आधा, तो एक्स अपॉन टी विस्थापन की दर को ही तो हम वेलोसिटी वी बोलते हैं। और मुझे बताओ ये जो एंगल है, मान लो ये क्या है, θ1, और ये एंगल कितना है, θ2, क्या 90 से कम नहीं है ये, और 10 की जो वैल्यू है वो 0, 30, 45, 60 और 90 पर ग्रेजुअली बढ़ते हुए 90 पे इनफाइनाइट होती, तो मुझे बताओ जिसका एंगल कम उसका टेन थीटा कम, और जिसका टेन थीटा कम उसका स्लोप कम, और जिसका स्लोप कम वो स्लोप वेलोसिटी को दर्शा रहा, उसकी वेलोसिटी कम, तो स्लोप θ1 के लिए कम, मतलब वेलोसिटी बी की क्या होगी, कम, रिस्पेक्ट में किसके, ए की, किसके, ए के, वेलोसिटी ए की होगी ज्यादा और बी की होगी कम। बात समझ में आ रही, चलो इस पर रिलेटेड अब क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो आप समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम्म हम्म अब देखो, इससे आप परिचित हो गए हो कि मोशन क्या है, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो तो वो कहलाती है मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन है 3, ठीक, एक को बोलते हैं सर v बराबर u प्लस ए टी, ये मोशन ऑफ इक्वेशन तब है जब बॉडी का जो मोशन है वो एसेलरेटेड है,
समय के साथ साथ वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा। यहाँ u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल, a है एक्सेलरेशन और t है समय। और यहाँ a जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म। क्या है? यूनिफॉर्म। मतलब आप समझ रहे हो ना, पर सेकंड में अगर शुरू में 20 है v, तो अगर 20 से 40, 40 से 60 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा। सेकंड इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये। ठीक, इन्हीं में एक और आती है, जैसे आपने कहा अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो, ये तो दिया हो और समय दिया हो, कोई ऐसी चीज दी हो, तो हम इसका अप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे जो भी मुझे अननोन निकालनी हो। ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें निकाल लो। ठीक, अच्छा। अब देखो पूछता है वो, मान लो यहां से एक बॉडी गई, ये मान लो का कितना था? 2 सेकंड। और ये मान लो यहां तक कितना था टोटल? 3 सेकंड। तो वो पूछता है 30वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ। 5 सेकंड में नहीं, 5वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, यदि एसिलरेटेड है कांस्टेंट एसिलरेशन से, तो एस टीथ, ठीक है, टी वे सेकंड में चली गई दूरी एस टीथ बराबर यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ठीक है, अब ये कैसे आया? तो देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, या ये जो सूत्र है, इसी में पहले मैंने ले लिया एस एन प्लस 1 में तो u, ठीक है, इधर ले लोगे t प्लस 1 और इधर हाफ ए टी प्लस 1 का स्क्वायर, और वही जस्ट एक कम लेके लिख के सॉल्व कर लिया, इससे इसको घटा के। हम आपको सीधा समझा रहे हैं कि nthवें सेकंड में चली गई जो दूरी है वो होती है एस nth बराबर u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। अगर वो पूछे तीसरे, तो यहां रख देना t की वैल्यू 3। 5वें, तो यहां वैल्यू कितनी रख देना? 5। ठीक, अगर वो बोले रेस्ट से चलते हुए कोई बॉडी इतने एक्सेलरेशन से चलती है, तो 5वें सेकंड में, तो सब तो दिया, रेस्ट चलेगी तो u बराबर भर देंगे हम क्या? 0। एक्सेलरेशन दिया होगा और जो भी सेकंड दिया होगा उसको यहां पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यदि धीमी हो रही हो, जैसे मान लो 100 पर थी, 100 से 80, तो अगले क्षण 80 से 60, 60 से 40, 40 से 20, ऐसा हो रहा हो, तो सर त्वरण की जगह यहां क्या है? मंदन। तो कुछ नहीं करना, इन्हीं फॉर्मूलोज में v बराबर u माइनस के क्या लगा देना है? 80। मतलब यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। ठीक है, अच्छा। कोई जरूरी है कि सर रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन 1D कुछ ऐसे ही कर रही हो? हमने एक बॉल को ऊपर फेंका और वो बॉल नीचे आई, तो बॉल को ऊपर फेंकना और नीचे आना वो भी तो 1 डायमेंशनल है, एक दिशीय है। अगर सर छत से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, वो भी तो एक दिशीय है। बात समझ रहे? रुके हुए हेलीकॉप्टर से मैंने एक बंडल फेंका, तो वो भी तो 1D ही है। तो वहां पर भी जो त्वरण है वो एक ही जगह प्लस जी और माइनस जी होता है। प्लस जी का मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या है? प्लस जी। और यदि हम बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगा? माइनस के जी। इतनी बात समझ में आई? कुछ चेंज नहीं करो। एस यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट या जो दूरी है उसकी जगह हम लेंगे क्या? हाइट, बस। और फिर से वही फॉर्मूले यूज कर लेंगे। देखो, पहला क्या है? v, तो ये u, और मान लो मैं ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं, ये ऊपर से नीचे। ठीक है,
एक होता है ड्रॉप करना और एक होता है किसी वेलोसिटी से गिराना। अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल जो वेलोसिटी है, वैल्यू है जो वस्तु की, वो मैं 0 लूंगा, और अगर मैं फेंकूंगा तब मैं कोई ना कोई वेलोसिटी लूंगा। ठीक, तो देखो v बराबर जब ऊपर से नीचे आती हो तो gt होता, ऐसे ही जब ऊपर से नीचे आएगी तो हाइट लेते हैं हम s की जगह, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, और ऐसे ही v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2g। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगा तब आप कहोगे कि हम g की जगह क्या लेंगे, माइनस जी। क्या लेंगे, g की जगह माइनस जी। लो, माइनस माइनस। ठीक, अब जिस टाइप का हमको फॉर्मेट दिया होगा क्वेश्चन का, हम उसी हिसाब से इन इक्वेशंस को लगा लेंगे। जैसे लास्ट में मैंने क्या बताया, मान लो ये बॉडी यहां से गिरती हुई इतनी हाइट h लेती है, मैंने कहा 5वें सेकंड में, कुछ भी बोल दिया, मान लो nthवें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, ऊपर से पूछ लेगा या वो नीचे से पूछ लेगा। फिर वही अगर ऊपर से ड्रॉप की गई होगी या छोड़ी गई होगी या गिराई गई होगी तो लेंगे हम h बराबर वही सेम u प्लस हाफ a की जगह g और 2t माइनस 1। और अगर नीचे से फेंकी गई होगी तो यही जगह क्या, माइनस। ठीक है, अब इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई करिएगा। यहां मैं अगर क्वेश्चन लगवाऊंगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक, चलो मैं थोड़ा हिंट किए देता हूं आपको। जैसे मुझे ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक बॉडी थी, ये h हाइट से ड्रॉप की गई, जब ये धरती पर टकराई उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, मुझे बताओ क्या क्या दिया है। यहां से छोड़ी गई यानी कि u बराबर कितना हुआ, 0। यहां जब टकराई तो वेलोसिटी मुझे नहीं पता है कितनी। क्या आप u v और हाइट में कोई रिलेशन जानते हैं, जानते हैं। सर ड्रॉप कर रहे हैं, अंडर ग्रेविटी नीचे आ रही है, तो थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2g और h लगा दो। ड्रॉप कर रहे हैं तो u की वैल्यू तो 0, तो बताओ v कितना हो जाएगा, अंडर रूट के 2g और h। अब वैल्यू दी होगी, आप कर लोगे। जैसे यहां g ऑलवेज 9.8 ले लेना, और हाइट मान लो दी हो कितनी, 100 दी हो, कर लोगे। 2 ये 9.8, ये नीचे 10 होगा, इसको हटाओगे, और ये कितना, 100, कर लोगे। लो, रूट ले लेना, ये 49 गुणा 2 हो जाएगा, और ये √2 लगभग बाहर आएगा तो 3, ये 2 और 49 बाहर आएगा तो 7, खत्म। ठीक, चलो वही देखो यहां लिखा हुआ है कि जब हम ऊपर फेंकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ वी शैल सब्सटीट्यूट माइनस जी। ऊपर फेंक रहे हैं ना, और जब नीचे लेते हैं तो क्या होती है, प्लस। ठीक, रेस्ट से स्टार्ट करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाती है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टी प्रोपोर्शनल क्या होती है, टी स्क्वायर। देखो ये मैंने बताया है ना। समझो, वो कह रहा है रेस्ट यानी कि u की वैल्यू कितनी भर दो, 0 भर दो। अब वो कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, वही 20 फिर 40 फिर 60, इस टाइप से dv/dt समय के साथ क्या है, लगातार। मुझे बताओ अगर ये रहा क्या, एक समान, तो बताओ s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब देखो 1D से आप थोड़े थोड़े फैमिलियर हो गए, ग्राफ से भी आप
थोड़े थोड़े परिचित हो गए। अब देखो एक स्पेसिफिक केस आता है टू डायमेंशनल मोशन का, द्विविमीय गति का एक नॉर्मल सा कह लो कि एप्लीकेशन आता है। इसको बोलते हैं हम प्रक्षेप गति। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। आपको टर्मिनोलॉजी पर ही जानना है, कॉम्प्लेक्सिटी पर बिल्कुल नहीं जानना। ठीक, पहली बात। अब जैसे आप समझ लो, देखो जैसे जैसे ये एक ब्लॉक था, ठीक है, और ये जो ब्लॉक था इसको मैंने एफ फोर्स लगाकर खींचा, तो बताओ ये क्या यहां उड़ गया क्या? मान लो ये यहां चल रहा हो, कहां चल रहा हो? यहां, और अब ये मान लो यहां आ गया, तो एक्चुअली में हम इस फोर्स को वियोजन करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं, और कंपोनेंट कुछ ऐसे होते हैं कि अगर ये वैल्यू थीटा है, थीटा, तो देखो इधर की ओर एक कंपोनेंट होता है और इधर होता है, ये होता है एफ कॉस थीटा और ये होता है एफ साइन थीटा। अब इसको आगे जो बढ़ाने वाला फोर्स का कंपोनेंट है वो कौन सा होगा? एफ कॉस थीटा। क्या होगा? एफ कॉस थीटा। तो इन कंपोनेंट का थोड़ा सा यूज होगा वर्क एनर्जी पावर में। ठीक, तो अगर कोई क्रिकेटर किसी बॉल को अपने बैट से मारता है तो ग्रेविटी, जैसे आप समझो जैसे मैंने ये पेन था और इसको फेंका तो ये अल्टीमेटली नीचे ही तो आया, तो जिस पाथ को ये फॉलो करेगा उसको बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल। जैसे गन था, मैंने गन से गोली मारी, तो मुझे बताओ ग्रेविटी है और गोली में मास है, तो बताओ वो गोली जी के तहत कहाँ आएगी? नीचे। तो वो जो पाथ है वो भी है क्या? प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेप। और प्रक्षेप टू डायमेंशनल है, मतलब एक एक्स वैल्यू होगी और एक वाई वैल्यू। ठीक, कैसे? देखो हम थे इस क्वाड्रेंट एक्सिस पर, यहां से मैंने एक वी वेलोसिटी से गोली मारी, तो मुझे बताओ ये अंडर ग्रेविटी ऐसे आई, कोई भी पॉइंट आप लो, ये कोई भी लो, वहां पर वहां पर वहां पर कुछ ना कुछ एक्स की और कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू होगी। इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो पथ होता है वो होता है परवलयाकार। क्या होता है? परवलयाकार। सीधा आप समझ लो, पैराबोलिक। तो प्रक्षेप का पथ क्या होता है? परवलयाकार। अब इनमें तीन चार आपको कह लो फैक्चुअल चीजें देखनी है। देखो जैसे ये है और देखो ये है, ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से बॉडी यहां तक गई, इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं दूरी या परास। ठीक है सर, इसको बोलते हैं, देखो यहां भी हाइट है यहां भी है, लेकिन यहां जो हाइट है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अच्छा यहां से यहां तक के समय को बोलते हैं हम टी। जितना समय उसने हवा में रहने में लगाया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला आप समझ लो, देखो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, कितने समय तक वो गेंद या वो बॉडी हवा में रही, तो उसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में जी। यू है इनिशियल वेलोसिटी, हमको दी होगी। जो एंगल पर हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, जैसे 30 पे फेंकेंगे साइन 30, 45 पे फेंकेंगे, मान लो ये 30 है, ये 45 साइन 60। तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। जैसे वो कहे अधिकतम टी के लिए, अधिकतम टी के लिए अगर आप साइन थीटा को देखोगे तो क्या लोगे? मैक्सिमम। और यदि साइन थीटा मैक्सिमम है तो आप मुझे बताओ जो एंगल है वो कितना होगा? 90। क्या 90 के लिए इसका मोशन प्रोजेक्टाइल होगा? इस एक्सेस पर आप देखो तो
एक्स एक्सेस पर तो वैल्यू 0 0 0 ही है, लेकिन वाई पे ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो ये मोशन इन 1D आ गया ना, आ गया ना। तो 90 पर जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मोशन इन 1D के इक्वल। ठीक है, चलो 60 45 कुछ भी वो देगा आप बता लोगे। अच्छा जैसे देखो, आपने नीचे से ऊपर फेंका और मैंने कहा कि 2u sin थीटा अपॉन जी आना चाहिए, तो मुझे बताओ, अगर नीचे आपने वेलोसिटी u दी, ऊपर वो गया, अंतिम वेलोसिटी 0 हुई, तभी तो वो नीचे आएगा। तो रखो v बराबर u माइनस जी टी में रखोगे, और बताओ ये क्या है, ये क्या है 0। तो मुझे बताओ t बराबर क्या आ गया, अंतिम वेलोसिटी तो 0 है ना, t दिया था। अच्छा ऐसे देख लो, बी स्क्वायर बराबर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, इधर तो हाइट आ जाएगी, तो ऐसे ही रख लो, v बराबर हाइट दी है u माइनस जी टी। देखो तो t, ये तो 0 होगा ना, तो u बराबर जी टी आया, तो t बराबर u अपॉन जी आया। अच्छा ये मैंने कब के लिया है, यहां से ऊपर जाने के लिए, उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा, तो जो टोटल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 2t, और वही क्या आ जाएगा 2u अपॉन। ठीक है, तो 90 पर अगर किसी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो क्या वो प्रोजेक्टाइल के पाथ को लेगा, नहीं, किसको लेगा, मोशन इन 1D, एक विमीय गति को। ठीक है चलो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया। अच्छा अब दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका किसका, किसका, तो आप कहोगे यहां से यहां तक की मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, और वो आर होता क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। समझ में आई बात, ये है फॉर्मूला। अगर वो u दे और थीटा की कोई वैल्यू दे दे तो आप r को निकाल लोगे। अच्छा r मुझे मैक्सिमम चाहिए, मतलब किस एंगल पर मैं उस बॉडी को फेंक दूं कि सबसे ज्यादा दूर पर जाके वो गिरे, तो यहां पर आप इसकी वैल्यू को अधिकतम लोगे, और ये जो अधिकतम है वो कितना आता है 1। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो वो होती है भैया साइन 90 के लिए, और यहां से कंपेयर करो तो 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 45। यानी अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर फेंकें तो वो जो दूरी है वो सबसे ज्यादा तय करता है। ठीक है, आर मैक्सिमम के लिए आप कहोगे क्यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, और कहोगे थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45। ठीक, यहीं पर एक और कह लो रूल टाइप की समझ लो कि देखो, चाहे भैया आप प्रोजेक्टाइल को 30 पर फेंको या 90 माइनस 30, मतलब चाहे आप थीटा पे फेंको, अरे भाई थीटा पे या 90 माइनस थीटा, दोनों के केस में जो रेंज होती है वो सेम आती है। ठीक, कैसे आती है जरा चेक कर लो, रेंज का फॉर्मूला आपने बताया है आर, पहले मैं थीटा के लिए निकाल लूं तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, और दूसरे के लिए यू स्क्वायर साइन 2 तो लिया ये, और थीटा की जगह लिखना 90 माइनस थीटा, और ये नीचे जी। तो मुझे बताओ यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, और नीचे क्या हुआ जी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, फिर से क्या आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। ठीक है, कोई दिक्कत, तो चाहे 30 पर फेंको और उतनी ही डिस्टेंस मुझे फिर से
नापनी हो तो कितने पे फेंक दूं, 60 पर। दोनों केसेस में जो आर है वो क्या आएगा, समान। ठीक है, चलो बढ़े आगे इसी के। चलो आर से आप फेमिलियर हो गए, टाइम ऑफ फ्लाइट से फेमिलियर हो गए। अब बात करते हैं सर किसकी, महत्तम ऊंचाई की, है ना। देखो अगर वो कह दे सर यहां की आप ऊंचाई बताओ, यहां, अरे भाई यहां की कह दे या यहां की कह दे, तो किसी भी हाइट के लिए भाई किसी भी समय कहीं पर भी पहुंच सकता है वो। तो अगर किसी भी हाइट के लिए बात करो तो फॉर्मूला एच का आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, ये आता है। अब वो देगा कि कितने एंगल पर आपने फेंक दिया तो कितनी हाइट तक वो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको चाहिए ये हाइट मैक्सिमम, क्या चाहिए, मैक्सिमम, मतलब ये पूरी ड्यूरेशन में, पूरे प्रोजेक्टाइल के पाथ में वह ऊंचाई जो क्या हो, मैक्सिमम, महत्तम। तो वो चाहिए के लिए हमें इसकी वैल्यू क्या चाहिए पड़ेगी, महत्तम। और साइन की वैल्यू महत्तम कितनी होती है, 1, और उसका स्क्वायर भी 1, और होता किसके लिए, तो थीटा बराबर 90 के लिए। समझे, बताओ एच जो है वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ में आई। और फिर देख के बताओ मुझे, थीटा 90, थीटा 90, तो बताओ वो प्रोजेक्टाइल वाला होगा। देखो जैसे यहां पे आप कह रहे हो थीटा, यहां रख दो, तो अगर मैं गति का नियम लगाऊं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर फेंक रहे हैं 2gh, अंतिम वेलोसिटी तो हो गई 0, यू स्क्वायर बराबर 2gh, h बराबर क्या आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g। देखो h बराबर क्या आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, अब वो जैसा दे आप उस हिसाब से डील कर लेना। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी, दूसरा आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। महत्तम परास के लिए आर 45, बराबर परासों पर फेंकना है तो एक को अगर थीटा पर तो दूसरे को 90 माइनस थीटा पर आप क्या करोगे, फेंकोगे। ठीक है, इतनी बात। तीसरा टाइम ड्यूरेशन, सॉरी महत्तम हाइट, महत्तम हाइट यू स्क्वायर अपॉन 2g, और नॉर्मल हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इतनी बात है प्रोजेक्टाइल में। ये कैसा उदाहरण है, 2 डायमेंशनल मोशन। इसका जो पथ होता है वो क्या होता है, परवलयाकार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम इसी के। हाँ, प्रोजेक्टाइल आपका पूरा हो गया। ठीक, अब देखो इसमें दो केस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ठीक है, पहला देखो केस है वो क्या है, देखो देखो वो कहता है, समझना, ये तो मैंने बता दिया, यदि थीटा और 90 माइनस थीटा पर आप प्रोजेक्ट करो तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, ये मान लो इसको फेंका कितने पर, 30 पर, और इसको यहां से कितने पर फेंक दिया, 60 पर, तो दोनों की जो रेंज है ना, ये क्या होगी, सेम। क्या होगी, सेम। चलो ये स्टेटमेंट तो हो गया। अच्छा देखो अब वो देखो कहता है, आप भाई ये एक एच हाइट की मीनार है। अगर आपने यहां से एक हॉरिजॉन्टली वी वेलोसिटी से बॉडी फेंकी और एक बॉडी आपने ड्रॉप कर दी, ध्यान देना ड्रॉप, तो ये जहां गिरेगी और ये यहां से यहां तक जो आएगी, वो जो टाइम है ना वो क्या होगा, सेम। ध्यान देना क्या होगा, सेम। यदि मैंने यहां से एक बॉल गिराई और यहीं से मैंने एक बॉल हॉरिजॉन्टली फेंकी, तो वो जब टच करेगी ग्राउंड पर वो समय, और ये ड्रॉप करने वाली चीज जो समय लेगी वो समय क्या होगा, समान। क्या होगा, समान। ठीक है, देखो ये भी मैंने बता दिया 45, व्हेन टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली दे विल रीच ग्राउंड एट द सेम टाइम। ठीक है, मास कुछ भी हो, बात समझ में आई। ठीक,
देखो अब आते हैं हम सीधे लॉज ऑफ मोशन पर। इस पर लॉज ऑफ मोशन, तो भैया लॉज ऑफ मोशन किसने दिए? न्यूटन भाई ने। न्यूटन साहब ने कहा कि सबसे पहले गैलीलियो ने जो अवधारणा दी किसकी? जड़त्व की। और जड़त्व मतलब है अपने स्टेट को वैसा ही रखना जैसा वो है। जड़त्व किसकी वजह से होता है? तो मास की वजह से। तो गैलीलियो भाई साहब ने कहा, या साइंटिस्ट गैलीलियो ने कहा कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और यदि वो गति में है तो गति में रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही है न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट नियम। अभी तो आपने समझ लिया है ना। हमने आपको बताया जनरल एग्जाम्पल के थ्रू, बस चल रही थी और जैसे ही रुकती है तो आपकी जो ये नीचे की बॉडी है जो सीट के टच में है वो तो रुकती है, लेकिन ये बॉडी चाहती है कि हम मूव ही करते रहें, और फलतः हम कहाँ जाते हैं? आगे। अगर हम रुकी हुई बस में, क्या है, रुकी हुई बस में, और वो अचानक चले तो हम कहाँ जाते हैं? पीछे। बात समझ में आई? ये लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट नियम का कह लो जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा इन्हीं के देखो दिए हुए हैं, देखो इट स्टेट कंटिन्यू करती है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है। अब देखो द प्रॉपर्टी, वही सब लिखा है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी की प्रॉपर्टी जो अपनी अवस्था है उसका क्या करती है? विरोध। ठीक, देखो मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अब देखो एक होता है रेखीय गति करना और एक होता है रोटेशनल गति करना, और जब हम रेखीय गति लेंगे तो वहां मास जितना ज्यादा आएगा इनर्शिया उतना ज्यादा। मास कम, इनर्शिया कम। और जब रोटेट वाली चीज आएगी तो वहां हम क्या लेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अभी जब आएगा हम उनको देख लेंगे। ठीक, अब देखो इसके बहुत सारे, देखो कितने सारे एग्जाम्पल हैं, और ये सब आपके आए हुए हैं। एथलीट है, वो दौड़ता है और जीतने के बाद भी भागता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो तो है ना, तो धीमे धीमे जाके वो उस चीज को कंट्रोल करता है। एथलीट रन्स सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप, ये दूसरा है। जब लॉन्ग जंप करते हैं तो थोड़ा दौड़ते हैं, ऐसे ही नहीं कि यहां से कूद गए। क्यों? क्योंकि दौड़ने पर हमारे पास क्या आती है? गति, और वो गति हमको लॉन्ग जंप को और आगे बढ़ाने में काम आती है। ठीक, देखो अब देखो ये बॉल का इन्होंने सिंपल दिया, मैं आपको समझाता हूं। देखो आप ट्रेन में बैठे हैं, एक सिक्का आपने लिया और उछाल दिया। ठीक है, कब उछाला? जब ट्रेन चल रही थी। ट्रेन यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी, ध्यान देना, पहले है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान वेग से, है ना, वेग से। ठीक है, फिर आप कह लो त्वरण से, और फिर कह लो क्या आप? मंदन से। जब आपने सिक्का उछाला उस समय भी ट्रेन की वही वेलोसिटी थी जो आगे समय बढ़ने पर है, तो बताओ सिक्का कहाँ गिरेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में सिक्का हमारी कहाँ गिरेगा? हाथ पर ही। अब जैसे ही हमने सिक्का उछाला ट्रेन त्वरित हुई, तो त्वरित हुई इसका मतलब क्या है? ट्रेन की जो स्पीड थी अब वो चेंज हुई ना, तो अगर चेंज हुई तो सिक्का हमने उछाला, ध्यान देना, सिक्का हमने उछाला तो सिक्का कहाँ गिरेगा? पीछे। कहाँ गिरेगा? पीछे, मेरे पीछे, हाथ के पीछे। और अगर ट्रेन ने मंदन लिया तो सिक्का उछालते समय तो वेलोसिटी थी, फिर मंदन लिया तो अब सिक्का कहाँ गिरेगा? कहाँ गिरेगा? आगे। ठीक है, बात समझ में आई? देखो यही लिखा है। ये बॉल को जब थ्रोन करते हैं ऊपर ट्रेन में विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
तो वो रिटर्न आती है कहाँ पर, अपने हाथ पर ही, और जब त्वरित करते हैं तो कहाँ, पीछे, और जब मंदित करते हैं तो कहाँ, आगे। ठीक, अच्छा देखो वही कह रहा, जो कीचड़ में जो टायर गंदे होते हैं ना, वो जब रोटेट करते हैं तो कहाँ जाते हैं, टायर आगे वो पीछे। ऐसे ही देखो बहुत सारे हैं, पेड़ हैं, पेड़ को हिलाते हैं तो वो आम कहता है कि हम रुके रहेंगे, और पेड़ कहता है मूव करो, तो फलता वो कहाँ जाता है, नीचे। बहुत सारे हैं देखो। कभी भी जैसे ट्रेन चल रही हो या बस, तो अगर तुरंत उतरे तो गिर जाएंगे, क्यों, क्योंकि पैर तो रेस्ट में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो पोर्शन है, शरीर ट्रेन के साथ ही तो था, इस वजह से जब उतरते हैं चलती ट्रेन में, वैसे कभी उतरना नहीं चाहिए, कभी भी ऐसा होता है तो मूव करना चाहिए, अगर तुरंत उतर गए तो हम गिर जाएंगे। ठीक, वही सब दिए हुए है ना। वो कारपेट से डस्ट पार्टिकल को हटाना है, धक्का दे दो, मूव करेगा, वो अलग रहने की कोशिश करेगा, निकल जाएगा। ठीक, वही है रेस्ट और मोशन। चलो, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी इन्होंने एक चीज बताई कि जो फोर्स है ना, एक्चुअली में वो m इंटू ए जो आता है, वो आता ऐसे है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये है समय के साथ में चेंज है किस क्वांटिटी का, तो p का, और p को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, और इसी के थ्रू हम F बराबर ma निकालते हैं। अगर हमने यहाँ कांस्टेंट k लिया और d बाई डी टी किया, और मोमेंटम हम जानते हैं m इंटू वी, और अगर मास कांस्टेंट है, मास को मैं बाहर निकाल दूं k m, तो बताओ dv अपॉन dt ये क्या होता है, एक्सेलरेशन a, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, क्या आता है a। तो मुझे बताओ अगर k को मैं 1 ले लूं तो ये क्या आ जाएगा, m इंटू, यही क्या है, F बराबर m इंटू। बात समझ में आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज क्या, फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा। अब अगर मैंने कह दिया, मैंने आपसे कह दिया भाई जो ये F बराबर dp अपॉन dt है, ये फोर्स क्या हो जाए, जीरो, फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो को कभी भी आप समझना, अगर d बाई डी टी कोई भी क्वांटिटी हो, x हो y हो ऐसा कुछ हो, और वो अगर जीरो हो, तो ये जीरो होता ही तब है जब ये चीज क्या हो, कांस्टेंट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है यानी dp अपॉन dt क्या है, कांस्टेंट, सॉरी dp अपॉन dt में ये जो p है ये क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। तो यहीं से निकलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडीज के निकाय पर जीरो है, जीरो है, तो जो मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट। यानी कि फोर्स यदि जीरो है तो जो मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी के तहत P इनिशियल बराबर क्या होता है, P। बात समझ में आई, ठीक है। और फोर्स जीरो कहाँ होता है, जहां एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि मास आपने सुना है कभी जीरो होता है, नहीं। वेट तो हाँ कम ज़्यादा होगा, लेकिन मास करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक, बशर्ते हम सापेक्षता का नियम ना पढ़ें, आइंस्टीन का। ठीक, वहां हम पढ़ेंगे m बराबर एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, आगे देखेंगे तो क्लियरिटी आपको हो जाएगी। ठीक, चलो अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मुझे क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, अब वो देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ जो है ना वो भी सेकंड लॉ में ही अंतर्निहित है। ठीक है, आगे कह रहा है वही एग्जाम्पल, देखो समझो, जैसे
जैसे फर्श है, बहुत कठोर फर्श है, मैं गिरूं तो लगेगी ना। और अगर वो होता ना फॉर्म, या कह लो भूसा, या कोई भी ऐसी चीज जो धंसती है, उस पर मैं गिरूं तो मुझे चोट कम लगेगी। उसका रीजन क्या है आप मुझे बताओ। वही फोर्स, dp अपॉन dt। हमको फोर्स को घटाना है तो टाइम में क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। और टाइम यदि मैं सीधा गिरूंगा तो, अगर सीधा मैं कठोर फर्श पर गिरा, क्या टाइम कंज्यूम हुआ? नहीं। टाइम कंज्यूम नहीं हुआ तो फोर्स एक्शन रिएक्शन ने ज्यादा लगा दिया। लेकिन अगर मैं गिरता फोम पर, तो बताओ फोम पे गिरता तो गिरा, दबा, टाइम एनहेंस हुआ, और टाइम एनहेंस हुआ तो फोर्स क्या हुआ, टाइम बढ़ा तो फोर्स क्या हुआ, कम। देखो यही लिखा है, पर्सन है वो पक्का फ्लोर पर गिरता है तो ज्यादा इंजरीज आती है, और जब कच्चे पर गिरता है तो कम आती है। ठीक वैसे ही देखो यहां है, वो जो कैच लेने वाला है वो सीधा कैच लेगा तो चोट ज्यादा लगती, और अगर कैच लेते वो पीछे 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 हाथ कर रहा है, मतलब क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। तो देखो टाइम को ही तो एनहेंस कर रहा, और टाइम को एनहेंस कर रहा मतलब फोर्स को कम कर रहा, और चोट हमको कम लगेगी। ठीक वैसे ही और भी हैं बहुत सारे। ट्रेन की जो बोगीज है ना, उनमें बफर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों? रुका तो देखो टाइम लैग हुआ, टाइम खपा, और टाइम जहां ज्यादा आया वहां पे फोर्स कम लगा। ठीक बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। ठीक अच्छा, थर्ड और हम निपटा लें। हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, इसी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, और इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। ठीक तो पूछा जाता है न्यूटन का थर्ड लॉ किस पर आधारित? एक्शन रिएक्शन पर। जितना एक्शन होता है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल आप बताओ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप रॉकेट ले लो, देखो, या चल रहे हैं तो चलना प्रोसेस किसकी वजह से? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ। क्यों? क्योंकि देखो हमने इस पर दिया तो इसने हमको भी धक्का दिया, और हम कहाँ बढ़ गए, आगे। हम सोते हैं तो जितना हमारा भार है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगती है, और उसी की वजह से हम क्या है, कांस्टेंट रूप से लेटे रहते हैं, सो पाते हैं। या रॉकेट जब लॉन्च होता है तो जो इग्निशियस मटेरियल होता है वो थ्रस्ट कहाँ देता है, नीचे, और रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर। ठीक तो बहुत सारे एग्जाम्पल है किसके? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है अच्छा, देखो ये जेट प्लेन दिया हुआ है, गैसें एग्जॉस्ट करती हैं, हाई स्पीड से निकलती हैं, थ्रस्ट देती हैं रॉकेट को, और रॉकेट कहाँ चला जाता है, ऊपर। ठीक अब वैलिडिटी कहाँ है ये पूछा जाता है। तो देखो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लो, या हम नेक्स्ट क्लास में इसको बेहतर समझा देंगे। आप इतना समझ लो, नाव में आप थे तो देखो नाव तो आगे बढ़ी, आप एक किनारे से दूसरे किनारे पर आए, लेकिन मैं कहूं अगर नाव के रिस्पेक्ट में आप मूव किए तो आप तो नाव के रिस्पेक्ट में साथ साथ में है, तो आप मूव कर रहे हैं नहीं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अब यहां पर जो फर्स्ट लॉ है, वो इनर्शियल पर ही काम करेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि या तो कांस्टेंट क्या हो, वेलोसिटी, या फिर वो बॉडी कहाँ हो, रेस्ट में, तब ही काम करेगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बात समझ में आई? ठीक अच्छा, सेकंड लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल मतलब एसिलरेटेड बॉडी हो, ठीक है, एसिलरेटेड बॉडी हो, त्वरित बॉडी हो। ठीक है, और थर्ड इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल, इन पर भी काम करेगा। ठीक है, तो देखो वही लिखा है इसमें, इन्होंने डिफरेंस अलग दे दी, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल। आप ज़्यादा मत जाओ, इनर्शियल
फर्स्ट लॉ करेगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल एसेलरेटेड मूवमेंट हो रही है, ठीक, और थर्ड वाले में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों, ठीक है। इतनी बात है। इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक आध इसमें आपका देखो बहुत सारी चीजें हैं। ये लीनियर मोमेंटम कल देख लेंगे, कंजर्वेशन मोमेंटम, फ्रिक्शन, ठीक है। लो, अभी जो मैंने बोला है वो देखो 2015 में आपके किसी पेपर में आया हुआ है, ठीक। बताओ देख के क्या होगा इसका आंसर। देखो, वेट ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट। पहले आप समझ लो, मास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप यहां जाओ चाहे जुपिटर पे पहुंच जाओ। लेकिन वेट जो है वो फोर्स की तरह ही रिएक्ट करता है, मतलब mg। ध्यान से समझना, मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फर्श की मेरे ऊपर और मेरा वेट कहां काम कर रहा है, नीचे, और वो दोनों एक दूसरे को संतुलित किए हुए हैं, ठीक है। चलो, तो वो कह रहे हैं भैया mg। तो देखो, वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट प्लेनेट, बिल्कुल सही बात है। मास चेंज नहीं होता लेकिन वेट चेंज होता है। आगे, मास ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ, ऑन द मून एंड एन एम्प्टी स्पेस इज द सेम, बिल्कुल सही बात। अर्थ हो, मून हो, जुपिटर हो, मार्स हो, वीनस हो, कहीं भी चेंज नहीं होता। आगे आगे कह रहा है वेटलेसनेस ऑफ अ बॉडी ऑकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन इट इज काउंटर बैलेंस्ड, बिल्कुल सही बात, वेटलेसनेस होगा। आगे, वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, एट सी लेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक। देखो, अच्छा सोचो जरा, मास को तो मैंने बताया चेंज नहीं होता, लेकिन वेट वाली चीज तो चेंज होती है। और मुझे बताओ, आगे हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे, चाहे अर्थ सरफेस से ऊपर, अर्थ सरफेस से नीचे, जी की वैल्यू हमेशा घटती है। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 + h/r का स्क्वायर आता है, या नीचे जाओ तो जी डैश जी 1 + h/ ऐसे आता है, ठीक। तो कभी भी आप नीचे या ऊपर जाओगे तो जो जी की वैल्यू है वो घटेगी, मतलब मास वाली चीज जो है वो तो चेंज नहीं है लेकिन जी घटेगी। और यहां दिया क्या है, वेट और मास इक्वल रहेगा। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है नहीं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट, नॉन करेक्ट कौन हो जाएगा, डी, ठीक है। इसको देखो मिला लेना, वैसे जहां तक है यही होगा, वेटलेसनेस ऑफ अ बॉडी ओकर्स, ठीक है। ये भी कल हम पढ़ाएंगे ना, लिफ्ट। लिफ्ट में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, एसेलरेशन से ऊपर जाएगी, इसी एसेलरेशन से कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो अपने आप को हम हल्का, भारी या वेटलेसनेस वाला महसूस करेंगे, ठीक। उनके केसेस को देखेंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा लेना, इसके ग्राफ बेस्ड, मोशन बेस्ड, प्रोजेक्टाइल बेस्ड, और जो भी आज हमने डिस्कस किया है वो, ठीक। कल हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन में ही लिफ्ट में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वेट को। आगे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन हमारे लिए हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी। जैसे फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन होता है इसी वजह से जो मशीन्स हैं, जो पार्टिकल हैं, उनमें वियर एंड टीयर वाली चीज होती है, टूट जाते हैं, लॉस होता है एनर्जी का, है ना। कैसे हम उसको हटा सकते हैं, फ्रिक्शन वाली चीज। फिर थोड़ा सा कल हम वर्क, एनर्जी और पावर, डिफरेंट टाइप की एनर्जी, एनर्जी की जो थ्योरम है कि अगर ऊपर से नीचे वाली चीज हो, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती, उसका किस किस जगह हम यूज करेंगे उनको,
और थोड़ा सा और आगे बढ़ लेंगे, मान के चलो इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, सर्कुलर मोशन, और उसके आगे और भी 2-3 चीज़ें हैं, ग्रेविटेशन तक टच कर लेंगे। ठीक, ग्रेविटेशन तक, या कह लो इसके वेलोसिटी या सैटेलाइट मोशन है वहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब हमारी मैकेनिक्स क्लियर होगी। ठीक, आप बस कोशिश करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, सब कुछ बना बनाया है मटेरियल, केवल आपको रिकॉल भर कर लेना है। ठीक, आज की क्लास इतना ही, कल मिलते हैं, कल इसकी के आगे नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।